प्यारे साथियों नमस्कार, मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का यूपी टीजीटी के साइंस एपिसोड में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे छात्र यूपी टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस दौर में कोचिंग संस्थान या फिर प्रॉपर गाइडेंस की वजह से उनको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी को देखते हुए हमने आपके लिए कुछ टीजीटी साइंस के एपिसोड बनाने शुरू किए हैं और ये एपिसोड आपकी तैयारी में बहुत बड़ा योगदान लेकर के आने वाले हैं। ये वो एपिसोड होंगे जो आपकी तैयारी को शून्य से शिखर तक लेकर के जाएंगे। ये वो एपिसोड होगा जो आपको बताएगा कि कंटेंट को पढ़ते कैसे हैं और किस तरीके का कंटेंट हमको पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होता है जो सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ता है। हम यहाँ पर ज्ञान लेने नहीं आए हैं, पीएचडी करने नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करने आए हैं, सिलेक्शन लेने आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज टीजीटी केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो बहुत सारे लोगों के लिए समस्या है, जिसके बारे में लोग पढ़ते तो हैं उसको, लेकिन एक आइडिया उनका आज तक नहीं क्लियर हो पाया कि एक्चुअल में ये चैप्टर का नेचर क्या है और इसको पढ़ा कैसे जाता है। आज हम लोग उसी को देखेंगे। एक ऐसा चैप्टर हो सकता है जिसमें आज तक आपको कठिनाई भी रही हो, आज आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जिसको आप रासायनिक बंध या रासायनिक आबंध के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें आपके सिलेबस में क्या क्या है और क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें जो पहली चीज़ है वो आपको बॉन्ड पढ़ने हैं। बॉन्ड के जितने भी प्रकार होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है आपको, ऑक्टेट रूल पढ़ना है आपको, और इसके बाद जितने भी टाइप के बॉन्ड हो गए आपके पास, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे मान लीजिए आयनिक बॉन्ड हो गया आपका, और आयनिक बॉन्ड, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर ले लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, फिर इसके बाद मेटालिक बॉन्ड, और इसके बाद ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मीन्स ये आयनिक ही होगा, आयनिक बंध। इसके बाद आप देखेंगे कोवैलेंट मतलब सहसंयोजी बंध, फिर इसके बाद मेटालिक यानी धात्विक बंध, और नेक्स्ट आपका आ जाएगा उपसह संयोजक बंध। ऑक्टेट रूल मीन्स अष्टक नियम, और ऑक्टेट रूल मीन्स अष्टक नियम, साथ ही साथ इसमें जो आपको मूल रूप से पढ़ना है वो इसके एक्सेप्शन भी पढ़ने हैं। मतलब जो इसके अपवाद होंगे उसको भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत आप जिसको बोलेंगे, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो इसी में आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ना है, यानी संकरण। संकरण में आपको 3 टाइप के संकरण पढ़ने हैं हाइब्रिडाइजेशन में।
पहला आपका संकरण कौन सा हो जाएगा, sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण। बस केवल 3 टाइप के संकरण आपको पढ़ने हैं, इनकी आकृतियां पढ़नी है और किस यौगिक में किस टाइप का संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसको पढ़ना है। तो ये आपका इस चैप्टर का लगभग क्राइटेरिया रहने वाला है। आपको इसमें इतनी ही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आइएगा आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, यानी ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये किस तरीके से होती है और कैसे होती है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसके अलावा जो भी 2-4 चीज़ें हैं उनको भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन को मैंने अलग टॉपिक मान लिया है, वो भी आपके इसी का पार्ट है, तो वो भी इसी में आएगा। तो सबसे पहले लेकिन हमको शुरू कहाँ से करना है, केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक आबंध, मतलब जो बंध है सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि ये क्यों बनता है, आखिर में क्या ज़रूरत है बंध बनने की और किस तरीके से ये बंध बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, क्या इनके बनने के नियम हैं। इन सारी चीज़ों को आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो दुनिया है इसमें बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बनी है और ये जो अणु होते हैं यानी मॉलिक्यूल, ये अक्रिय और स्थायी होते हैं, लेकिन ससंजक बल से जुड़ करके बहुत बड़े बड़े पदार्थों का निर्माण करते हैं। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अणुओं से छोटी इकाई जो मिल करके अणु को बनाते हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं, एटम या फिर परमाणु। तो परमाणु जो होता है आप उसको जानते हैं, जो एटम है यानी कि परमाणु है, ये परमाणु क्या होता है, तो जो परमाणु है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स फ्रीली नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो जो ये जो परमाणु है आपका एटम, ये क्या होता है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। क्या है ये, हाईली अनस्टेबल। बतौर एक इंसान के जैसा एक इंसान का जीवन होता है, सेम वैसा ही किसका जीवन है, एटम का है, परमाणु का है। मीन्स ये हाईली अनस्टेबल है। जैसे आज आप जॉब के लिए हर एक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी डिग्री, जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है ले रहे हैं, हाईली अनस्टेबल हैं। सेम वैसे ही ये एटम है, ये भी प्रेजेंट टाइम में क्या है, हाईली अनस्टेबल है। और ये लगातार प्रयास करता है किस लिए, स्टेबल होने के लिए, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने का प्रयास करता है ताकि ये भी स्टेबल हो जाए और स्वतंत्र अवस्था में रह पाए। इसकी जो एनर्जी है उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो सके। अब आप देखेंगे जिस तरीके से आपने जॉब को चुना है, अब जॉब के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही ये एटम भी स्ट्रगल करेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल होता है। और हाईली अनस्टेबल होता क्यों है, तो इसकी बात अगर आप करेंगे तो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल क्यों होता है, तो सबसे पहले अनस्टेबल ये होता है तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाई एनर्जी। मतलब ये जो एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसकी जो उच्च ऊर्जा है वो इसके कारण क्या होता है, एटम हाईली अनस्टेबल होता है। मीन्स ये स्थायी अवस्था में नहीं रह सकता, अस्थायी होता है। अब ड्यू टू
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाई एनर्जी, ये क्या हो गया, अनस्टेबल। अब ये स्टेबल होना चाहता है। जैसे आप चाहते हैं कि हम टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेकर के क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, सेम वैसा ही ये चाहता है कि हमारी जो एनर्जी है, जो हाई एनर्जी है वो लो हो, तो हम भी क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो आप देखेंगे, इसलिए ये क्या करता है, क्या चाहता है ये, तो सबसे पहले ये अचीव करना चाहता है, क्या करना चाहता है, टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों अचीव करना चाहता है, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। तो टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेबिलिटी, मतलब ये जो परमाणु है जो हाईली अनस्टेबल है, जिसके पास हाई एनर्जी है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो ये क्या करना चाहता है, इसका एक लक्ष्य है वो ये कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाए, ताकि ये क्या प्राप्त कर सके, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके, स्थायित्व को प्राप्त कर सके। ये क्या है, इसका गोल है। और इसके लिए इस परमाणु को करना क्या होता है, बॉन्ड बनाता है। तो इसके लिए ये जो परमाणु है, दे फॉर्म बॉन्ड। और जब ये बॉन्ड बनाता है, तो जो इसने बॉन्ड बनाया, इसी को हमने क्या नाम दिया, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध या फिर बंध। इसी को हम लोग नाम देते हैं केमिकल बॉन्डिंग। सेम वैसे ही अब जब इसकी बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये क्या प्राप्त करता है, स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। मतलब जब ये दूसरे के साथ बॉन्डिंग में आ जाता है, सपोज करिए आप किसी स्कूल में नए नए गए हैं और आपका कोई दोस्त नहीं है, तो आप इधर उधर भटकेंगे, आपका स्कूल में मन नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर जब कुछ दिनों के बाद आपका कोई दोस्त हो जाता है उसी कॉलेज में, तो आप आसानी के साथ वहाँ पर रह पाते हैं, आप का वहाँ पे मन लगने लग जाता है और आपको एक स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाती है। आप किसी ऑफिस के अंदर जब नए नए काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपका मन नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी और कोवर्कर की आपके साथ अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, तो आप वहाँ पर आसानी के साथ रहने लग जाते हैं और आपको उस ऑफिस के अंदर क्या मिल जाती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो सेम वही कंडीशन के साथ ये जो एटम है, ये क्या करते हैं, अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, एनर्जी को घटाने के लिए, हाई एनर्जी को कम करने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। आई होप यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। तो ये सिनेरियो है कि कोई भी एटम जो है वो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग क्यों करता है या फिर वो बंध क्यों बनाता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक रीजन कि एटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बंध इसलिए बनाता है ताकि वो अपनी एनर्जी को कम कर सके, टू डिक्रीज एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके। ये उसका मेन उद्देश्य है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो मैं इसको रफ करूँगा और आगे चलते हैं। तो रीजन पता चल गया कि आखिर में कोई भी जो एटम है वो बॉन्डिंग क्यों करता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन कि क्या होगा, कोई भी एटम बॉन्डिंग इसलिए करेगा क्योंकि वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है। अब आइए देखते हैं ये जो केमिकल बॉन्डिंग है, इस केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहली बात हमने क्या कहा, वो अपनी हाई एनर्जी को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, लोवेस्ट करना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, निकल जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब एनर्जी निकलेगी, सपोज करिए ये हमारे पास दो हाथ हैं और इनका हम बंध बनाते हैं, तो जैसे ही हम बंध बनाते हैं इस पे से ऊर्जा निकलती है, चाहे वो ध्वनि के रूप में निकले, चाहे वो किसी भी रूप में निकले, ऊर्जा निकलती है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या होगा, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी इसमें क्या होगी,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब ऊर्जा निकलती है इसमें से। और जब ऊर्जा निकलेगी तो उसको हम हमेशा लिखेंगे निगेटिव में। तो जो डेल्टा एच बराबर क्या है, डेल्टा एच ऑलवेज निगेटिव होगा। मतलब डेल्टा एच, इससे क्या होती है, ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा इसलिए इसमें क्या होगा, सदैव निगेटिव होगा या निगेटिव रूप में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड इसमें से हमेशा ऊर्जा निकलेगी और ऑलवेज ये क्या होगा, माइनस में होगा। अब देखिएगा ये जो केमिकल बॉन्डिंग है या फिर बंध है, ये कितने प्रकार का बनता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में बंध जो है, सबसे पहले हम लोग इस कदर क्लासिफाई करते हैं। मान लीजिए कि केमिकल जो बॉन्डिंग है ये 2 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। तो ये हमने ले लिया, 2 प्रकार की हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग हो गई। तो केमिकल बॉन्डिंग को अगर आप देखेंगे तो ये बॉन्ड 2 प्रकार के मान लीजिए हमारे पास हो जाते हैं। सबसे पहले बॉन्ड की बात करते हैं तो हमने एक लिखा प्राइमरी बॉन्ड। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, प्राइमरी या फिर प्राथमिक बंध। प्राइमरी मतलब प्राथमिक बंध। और इसके बाद दूसरा होगा सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक बंध। तो प्राइमरी बंध और सेकेंडरी बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड एंड सेकेंडरी बॉन्ड, 2 टाइप का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले अब ये देखते हैं कि ये जो प्राइमरी बंध है या फिर प्राथमिक बंध है ये कैसे बनता है और द्वितीयक बंध जो है वो कैसे बनता है और इनमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, अभी हमने बात की थी कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देनी है कि ये जो प्राइमरी बॉन्ड होता है यानी प्राथमिक बंध होता है, ये सबसे पहले किस पे आधारित है, तो अष्टक नियम पर आधारित है, बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम पर आधारित है। मतलब जो प्राइमरी बंध बनता है वो ऑक्टेट रूल पर बेस्ड होता है, ये बात हो गई। और इसमें क्या होता है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके बनने में हमेशा किसका योगदान होगा, तो इसके बनने में हमेशा इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके बनने में हमेशा किसका योगदान होगा, इलेक्ट्रॉन का। मतलब इलेक्ट्रॉन के योगदान से ही किसका निर्माण होगा, प्राइमरी बंध का। इलेक्ट्रॉन का योगदान होगा कौन से बंध के बनने में, तो प्राइमरी बंध के बनने में किसका योगदान होगा, इलेक्ट्रॉन का योगदान होगा। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो आपको इसमें देखना है कि जितने भी मॉलिक्यूल होंगे और कंपाउंड होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे यानी अणुओं का निर्माण और कंपाउंड यानी यौगिकों का निर्माण किस पर आधारित होता है, तो बेस्ड ऑन प्राइमरी बॉन्ड, यानी प्राइमरी बॉन्ड से ही यौगिकों और अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, molecules and compounds are formed via प्राइमरी बॉन्ड। मतलब प्राइमरी बॉन्ड के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, तो प्राइमरी बॉन्ड से ही निर्माण होता है यौगिकों का और अणुओं का। ये जो यौगिक और अणु हैं ये प्राइमरी बॉन्ड पर बेस्ड होते हैं। और इसके बाद इससे जो बताया गया ऊर्जा निकलती है, तो ये जो ऊर्जा निकलने वाली होती है इसका मान 200 से 400 किलो जूल पर मोल होता है। 200 से 400, 200 to 400
किलो जूल पर मोल होता है। तो ये बात सबसे पहली चीज़ क्या हुई, सबसे पहली चीज़ केमिकल बॉन्ड दो प्रकार के, प्राइमरी बॉन्ड एंड सेकेंडरी बॉन्ड, प्राथमिक बंध और द्वितीयक बंध। प्राथमिक बंध जो होगा कौन से नियम पर आधारित है, अष्टक नियम पर आधारित है, इसकी बात भी हम करेंगे। तो प्राइमरी बॉन्ड अष्टक नियम पर आधारित है और इसमें किसका योगदान होगा, इलेक्ट्रॉन का योगदान होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से ही बनेगा। और फिर इसके बाद मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड जितने भी होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, तो प्राइमरी बॉन्ड पे। और इससे जो निकलने वाली ऊर्जा है वो कितने जूल की होती है, तो 200 से 400 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी होती है। ये बात हो गई किसकी, प्राइमरी बॉन्ड की। अब एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, तो ये जो प्राइमरी बॉन्ड होता है, प्राइमरी बॉन्ड ये किसको डिटरमाइन करता है, तो एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करता है। किसको, एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करता है। मीन्स ये कोई चीज़ बनेगी या फिर नहीं बनेगी, कोई कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा, ये कौन निर्धारित करता है, प्राइमरी बॉन्ड। मीन्स यौगिक, मीन्स यौगिक के बनने का निर्धारण कौन करता है, प्राइमरी बॉन्ड करता है। तो यौगिकों के बनने का निर्धारण कौन करेगा, प्राइमरी बॉन्ड करेगा। तो किसी भी यौगिक के बनने का जो निर्धारण होगा वो कौन करेगा, तो वो करेगा आपका प्राइमरी बॉन्ड। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी बॉन्ड की। तो इसमें जो है हमने क्या लिखा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इधर क्या हो जाएगा, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें जो है वो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं होता। कौन से बॉन्ड के बनने में, तो सेकेंडरी बॉन्ड के बनने में किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जो योगदान है वो नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं होगा। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि these are always formed after primary bond। मतलब इनका हमेशा निर्माण कब होगा, जब प्राथमिक बंध क्या होंगे, बन जाएंगे। तो प्राथमिक बंध के बनने के बाद ही हमेशा निर्माण इनका होगा। तो प्राथमिक बंध के बनने के बाद कौन से बॉन्ड आएंगे, सेकेंडरी बॉन्ड। सेम वैसा ही है जैसे आप पहले प्राइमरी एजुकेशन करते हैं उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन में जाते हैं, सेम ऐसा ही है कि जब प्राथमिक बंध बन जाएगा उसी के बाद क्या होगा, सेकेंडरी बॉन्ड बनेंगे। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही थी वो 200 से 400 किलो जूल है, लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा एच का मान होगा एनर्जी, ये 20 से 40 किलो जूल पर मोल होगी। मतलब इसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी कम होगी। तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो ये है कि अभी हमने क्या देखा, ये एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। अब इसके बाद ये जो सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं ये किसको डिटरमाइन करते हैं, तो सेकेंडरी बॉन्ड निर्धारण करते हैं स्टेट डिटरमाइन। मीन्स ये किसका निर्धारण करते हैं, तो ये निर्धारण करेंगे आपका अवस्था का निर्धारण। कोई चीज़ किस अवस्था में पाई जाएगी उसका निर्धारण कौन से बॉन्ड करेंगे, तो उसका निर्धारण करेंगे सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड किसका निर्धारण करेंगे, स्टेट का यानी अवस्था का। जैसे आप देख सकते हैं कि जो H2O है वो द्रव है, जबकि
अगर आप कोई और चीज़ ले लें, H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो क्या है, एक गैस है। तो एक द्रव हुआ, दूसरा गैस हुआ, इसका रीजन क्या है, दैट इज रीजन ऑफ सेकेंडरी बॉन्ड। उनमें सेकेंडरी बॉन्ड कैसा बनता है वही क्या करता है, स्टेट को डिटरमाइन करता है। तो सवाल आएगा पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड किसका निर्धारण करता है, अवस्था का। तो जवाब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी बॉन्ड, मतलब द्वितीयक बंध अवस्था का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, योगदान नहीं होता है, तो फिर आखिर ये बंध बनता कैसे है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि तो दीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये सभी किस पर आधारित हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर आधारित हैं, मतलब स्थिर वैद्युत बल पर आधारित है, या फिर आप सिंपल सा वैद्युत बल भी कह सकते हैं। तो स्थिर वैद्युत बल, वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर ये क्या होते हैं, आधारित होते हैं। अब जैसे तो इतनी चीज़ें हमारी हो गई प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड से। अब प्राइमरी बॉन्ड जो है वो कितने टाइप का होगा और सेकेंडरी बॉन्ड जो है वो कितने टाइप का होगा, इसकी बात करते हैं। आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से दोहराते हैं, आपको सारी चीज़ें एक ही क्लास में समझ लेनी है, दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप साथ ही साथ ये सारे काम करते जाते हैं। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग हमने क्यों करी, एटम होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए उनके पास एनर्जी जो है उसको डिक्रीज करने के लिए वो क्या करते हैं, बंध का फॉर्मेशन करते हैं। जब वो बंध का फॉर्मेशन करते हैं तो ये बंध जो हैं ये दो प्रकार के होंगे हमारे पास। पहला आएगा प्राइमरी बॉन्ड, दूसरा आएगा सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड कब आएगा, तो प्राइमरी बॉन्ड इज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, मीन्स जो प्राइमरी बंध है वो किस पर बेस्ड होगा, ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम पर आधारित होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का योगदान होगा इस बंध के बनने में। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं उनका निर्माण किससे होता है, तो प्राइमरी बंध के द्वारा होता है। और इसमें जो एनर्जी का लेवल है, मतलब जो ऊर्जा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊर्जा निकलती है, तो ये ऊर्जा लगभग 200 से 400 किलो जूल पर मोल होती है। इसके बाद यौगिक बनेगा या फिर नहीं बनेगा, अणु बनेगा या फिर नहीं बनेगा, इसका निर्धारण कौन करता है, तो दीज आर डिटरमाइंड बाई प्राइमरी बॉन्ड। फिर इसके बाद सेकेंडरी बॉन्ड की बात करते हैं, तो दीज आर नॉट बेस्ड ऑन octet rule, these are based on electrostatic force of attraction, there is no involvement of electron, means इसमें इलेक्ट्रॉन का योगदान जो है वो नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और ये हमेशा कब बनेंगे, प्राइमरी बंध के बनने के बाद। और इसमें जो एनर्जी का लेवल है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होगा। और ये अवस्था का निर्धारण करेंगे, यानी स्टेट को डिटरमाइन करने का काम सेकेंडरी बॉन्ड का है और बनेगा एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करने का काम प्राइमरी बंध का है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं थोड़ी सी और चीज़ें। अब आइए देखते हैं आगे की बात। अब ये प्राइमरी जो बंध है ये कितने टाइप का होता है, तो प्राइमरी बंध जो है सबसे पहले ये किस पर बेस्ड हुआ, ऑक्टेट रूल पर। अब ये ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है तो ये कितने टाइप का है, तो सबसे पहला जो बंध बनेगा उसको आप मान लीजिए आयनिक बॉन्ड, पहला टाइप आयनिक बॉन्ड। दूसरा टाइप
आप ले लीजिए, यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिखता जाता हूँ। तो पहला टाइप हो गया हमारे पास आयनिक बंध। दूसरा टाइप हमारे पास हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब सहसंयोजी बंध। तीसरा टाइप अगर आप देखेंगे तो ले लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसहसंयोजी बंध। फोर्थ टाइप की बात करेंगे तो आपके पास हो जाएगा मेटालिक बॉन्ड। मीन्स धात्विक बंध जिसको आप बोलते हैं। तो ये चार टाइप के बंध होंगे, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध और धात्विक बंध। चार टाइप के जो बंध होंगे वो कौन से बॉन्ड होंगे हमारे पास? प्राइमरी बॉन्ड। दीज आर बेस्ड ऑन, ये चार के चारों बॉन्ड कौन से नियम पर बेस्ड हैं? तो दीज आर बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, यानी अष्टक के नियम पर। अष्टक नियम पर आधारित हैं चार के चारों बॉन्ड। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे कौन से बंध की? आयनिक बंध। तो इसमें क्या होगा? इसमें होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर। मीन्स इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा कौन से बंध के फॉर्मेशन में? तो आयनिक बंध के फॉर्मेशन में किसका स्थानांतरण हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। अब इसके बाद सहसंयोजी यौगिक की बात करेंगे या फिर सहसंयोजी बंध की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या हो गया हमारे पास? आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो ये बनता किसके किसके बीच है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो बंध बन जाएगा, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच कौन सा बंध आएगा? आयनिक बंध। अब इसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो बंध बनेगा ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा? साझेदारी। मतलब इसमें ट्रांसफ़र नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, साझेदारी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने। तो साझेदारी होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी होगी तो कौन सा बंध बनेगा? तो सहसंयोजी बंध बनेगा। इसके बाद उपसहसंयोजी बंध में क्या होगा? तो उपसहसंयोजी बंध की अगर आप बात करेंगे तो इसमें देखिए क्रम जो लिखा है इसी को फॉलो कीजिए। पहले ट्रांसफ़र होगा देन शेयरिंग होगी। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट नंबर क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? ट्रांसफ़र, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? शेयरिंग। तो आयनिक बंध में क्या होगा? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। सहसंयोजी बंध में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। और उपसहसंयोजी बंध में क्या होगा? पहले ट्रांसफ़र होगा उसके बाद शेयरिंग भी होगी। और धात्विक बंध में क्या होगा? तो धात्विक बंध में इलेक्ट्रॉन जो है वो डूबे हुए होते हैं समुद्र के अंदर और तैर रहे होते हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करवाई जाती है। तो मेटल आयन इसमें क्या हो जाएंगे? मेटल आयन, ये जो मेटल आयन है
आर डिप्ड इन इलेक्ट्रॉन सी, मतलब जो मेटल आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए होते हैं और इसी से किसका निर्माण होता है, मेटालिक बंध का निर्माण होता है। तो ये बातें कहाँ से हमने कर ली, तो दीज आर प्राइमरी बॉन्ड जो कि 4 टाइप के होंगे। कौन कौन सा बंध, आयनिक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, 4 टाइप के ये बंध हो जाएंगे आपके। आयनिक बंध में क्या होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। उपसहसंयोजी बंध में क्या होगा, फर्स्ट ट्रांसफर देन शेयरिंग। और इसके बाद मेटालिक बंध में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेटल आयंस आर डिप्ड इन इलेक्ट्रॉन सी, मतलब जो मेटल आयंस हैं वो डूबे हुए होंगे इलेक्ट्रॉन के समुद्र में और भारी मात्रा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का इससे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ये बातें किसके हो गई, प्राइमरी बॉन्ड्स के रिगार्डिंग। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी बॉन्ड की। मीन्स सेकेंडरी बॉन्ड जो है वो किस तरीके से आएंगे, तो सेकेंडरी बॉन्ड की बात करते हैं। मीन्स द्वितीयक बंध। अब द्वितीयक बंध की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें एक आ जाएगा हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध किस में आ जाएगा, तो द्वितीयक बंध में आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो हाइड्रोजन बंध होता है ये भी कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। हाइड्रोजन बंध ये कितने प्रकार का हो सकता है, तो 2 प्रकार का हो सकता है। पहला नंबर इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स अंतर आणविक। और दूसरे नंबर की अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मीन्स अंतरा आणविक। ये किसके रिगार्डिंग में हो गया, तो हाइड्रोजन बंध के रिगार्डिंग में ये चीज़ें हो गई। तो सेकेंडरी बॉन्ड हाइड्रोजन बंध सबसे पहले सीन में आया और ये 2 टाइप इसमें देखने के लिए मिलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा वांडर वाल फोर्स। वांडर वाल फोर्स। अब ये जो वांडर वाल फोर्स है ये बात करता है 2 प्रकार की। अब वांडर वाल फोर्स ये 2 टाइप के यौगिकों में क्या होगा, पाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जिनमें मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा वो 2 टाइप का होगा। एक सबसे पहले वांडर वाल फोर्स किस में पाया जाएगा, तो डाइपोल डाइपोल। ये जो वांडर वाल बल है, वांडर वाल बल जिनमें हो जाएगा, इसमें ये कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल के बीच में वांडर वाल फोर्स लगेगा और जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सेकेंडरी बॉन्ड, दीदी। अब इसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल ये किस पे आ जाएगा, तो वांडर वाल फोर्स पे ही ये आ जाएगा। तो ये इन 2 टाइप्स में कौन सा हो गया, वांडर वाल फोर्स। देख लेते हैं वहाँ तक किनारे तक आपको दिखाई देता है या नहीं दे रहा है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। बिल्कुल क्लियर है चीज़ें। अब आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं मीन्स
यहाँ पे अगर नॉन वान डेर वाल फोर्स आ जाए, नॉन वान डेर वाल फोर्स, जब नॉन वान डेर वाल फोर्स किस में आएगा, तो अभी हमने क्या लिखा, डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल, और इसमें कौन कौन से आएंगे, तो आयन डाइपोल, आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच में वान डेर वाल फोर्स जहाँ पे काम करेगा, ये हो गए नॉन वान डेर वाल फोर्स में आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। नॉन आयन, जहाँ पे आयन आ जाए वहाँ पर आयन और डाइपोल, वहाँ पर क्या होगा, नॉन वान डेर वाल फोर्स, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये इन जगहों पर कौन सा बंध काम करेगा, तो सेकेंडरी बॉन्ड काम करेगा। इन जगहों पे कौन सा बंध काम करेगा, तो प्राइमरी बंध काम करेगा। तो ये इतनी बातें हो गई, दो टाइप के हमारे पास क्या हो जाएंगे, बंध हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी आपको 3 टाइप का देखने का मिलता है। कौन कौन सा, सिग्मा बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, पाई बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, डेल्टा बॉन्ड आपने पढ़ा होगा। ये 3 टाइप का बंध किस में मिलता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये थी रिगार्डिंग किसकी, बॉन्ड को, कि कितने प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम इनको क्लासीफाई करके एक एक करके पढ़ेंगे तो आगे बिल्कुल आसानी के साथ कॉन्सेप्ट में इनको अप्लाई कर पाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एटम्स आर हाईली अनस्टेबल एंड for decreasing energy and gain stability they form bond that is known as chemical bonding। केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड होंगे, प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड। जब ये प्राइमरी बॉन्ड कब होंगे, तो प्राइमरी बॉन्ड आर बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल पर बेस्ड होंगे। और जो प्राइमरी बॉन्ड है वो किसको डिटरमाइन करेंगे, तो एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करेंगे वो, कि कोई भी बंध बनेगा या फिर नहीं बनेगा। और जो प्राइमरी बंध होंगे आपके, वो उनमें जो है इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। इनकी जो एनर्जी होगी वो 200 से 400 किलो जूल के बराबर होगी। ये आपने देख लिया। सेकेंडरी बॉन्ड की बात करेंगे, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर किसके द्वारा, तो दीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये क्या होते हैं, बनते हैं। अब इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये क्या करते हैं, स्टेट को डिटरमाइन करते हैं, और इनमें जो निकलने वाली एनर्जी होती है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। फिर इसके बाद हमने ये देखा जो प्राइमरी बॉन्ड होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, 4 टाइप के होंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। जबकि हमारे पास सेकेंडरी जो बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें आप इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर पढ़ेंगे, वान डेर वाल फोर्सेस और नॉन वान डेर वाल फोर्सेस। तो ये आज की पूरी कहानी है, आप लोग इसको पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ और आपके सपने को साकार करते हैं। धन्यवाद।